हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता करने वाले हैं, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 13। अभी तक हमने सेक्शन 3 तक कंप्लीट कर लिया है और इस एक्ट से पहले हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हैं। वो भी हमने बैरेक्ट से कवर किया है और आज हम ये सेक्शन 4 से 13 भी बैरेक्ट से कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स, चैप्टर 2 बात करता है पनिशमेंट्स की। तो सेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट द पनिशमेंट की पनिशमेंट किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पनिशमेंट की, किन किन पनिशमेंट से ऑफेंडर को लायबल किया जा सकता है। तो सबसे पहला है डेथ सेंटेंस। हम एक ऑफेंडर को दे सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास। डेथ में होता है कि उस पर्सन को बाई वी हैव टू हैंग हिम बाई नेक टिल डेथ। और थर्ड हो गया इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट दो तरह के होते हैं। एक रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहता है। रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट में हम उस ऑफेंडर से हार्ड लेबर कराते हैं। और सेकेंड एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। एंड द नेक्स्ट पनिशमेंट इज फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी। किसी पर्सन की जो ऑफेंडर है उसकी प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। और एक पनिशमेंट होती है जिसमें हम सिर्फ फाइन देते हैं। और एक कम्युनिटी सर्विस है। कम्युनिटी सर्विस नया ऐड किया गया है, ये हमारे आईपीसी में नहीं था लेकिन भारतीय न्याय संहिता में हमने इसे ऐड कर दिया। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है जो ऑफेंडर है उससे हम कोई कम्युनिटी को सर्व करने के लिए उससे हम कुछ काम करवाएंगे जिसकी रेम्यूनरेशन भी उसे नहीं मिलेगी, तो दैट इज नोन एज कम्युनिटी सर्विस। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ पनिशमेंट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन भारतीय न्याय संहिता। और भारतीय न्याय संहिता 45th एक्ट है। हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था दैट वाज 47th एक्ट ऑफ 2023। और भारतीय न्याय संहिता में टोटल 20 चैप्टर्स हैं and 358 sections हैं। Now comes section 5, that is commutation of sentence। commute करने का क्या मतलब होता है? commutation means changing the form of the sentence। sentence का मतलब punishment। तो सेक्शन 5 में ये पावर मिली है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफाइन किया हुआ है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है, एज पर द क्राइटेरिया कि जिनमें ऐसे जो ऑफेंसेस होंगे जिसमें एग्जीक्यूटिव का काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां कर रही होगी तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां सेंट्रल हो जाती है, अदरवाइज स्टेट रहती है में। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यहाँ ऑफेंडर की कंसेंट लेने की हमें जरूरत नहीं है, हम कम्यूट कर सकते हैं उसकी पनिशमेंट को अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारा प्रीवियस सीआरपीसी है जो चेंज कर दिया गया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 474 के अकॉर्डिंग उस पर्सन की हमें कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है और हम उसे कोई और पनिशमेंट दे देंगे एज पर द एप्रोप्रिएशन। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सी, इन केसेस वेयर सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, जहां पर हम किसी ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस दे रहे हैं या फिर offense against any law relating to the matter to which executive power of the union extends। सी, जहां पर यूनियन का पावर एक्सटेंड होता है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। एंड इन केसेस जहां पर डेथ सेंटेंस हो या ना हो, डेथ सेंटेंस में तो हमेशा यूनियन ही होगा, लेकिन जहां पर डेथ सेंटेंस है या फिर नहीं है लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के हाथ में है, तो उन जगहों पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो होगी दैट विल बी एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो दिस वाज सेक्शन 5। सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात कर रहा है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होते हैं वो हमने सेक्शन 5 में ही देख लिया। नाउ कम्स सेक्शन 6, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। टर्म ऑफ पनिशमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए हम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब 20 ईयर्स मानेंगे, जब तक कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। किसी और जगह अगर कोई और बात लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस एक पनिशमेंट हो गई, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जनरल मीनिंग ये होता है कि किसी भी पर्सन को आजीवन कारावास में रहना पड़ेगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। उस जगह पर हम 20 ईयर्स नहीं मानेंगे, लेकिन 20 ईयर्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां हमें कोई कैलकुलेशन करना हो। कैलकुलेशन तब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ पनिशमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये बात लिखी रहती है कि अगर पर्सन ने क्राइम किया है तो सपोज उसे 10 साल की सजा मिलेगी, लेकिन उसने वो क्राइम सिर्फ अटेम्प्ट करा, उसने कमिट नहीं किया है, तो हम उसका हाफ पनिशमेंट दे देंगे। तो इसी तरह से जहां पर डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जहां बात हो रही होगी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ दे देंगे। या अगर हमने किसी जगह पर लिखी होगी कि 1/4 ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, तो 1/4 ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है? हमें तो पता ही नहीं कि वो पर्सन
कि कितनी लाइफ होने वाली है, कब तक वो पनिशमेंट काट सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम 1/4 दे दें। इसीलिए उन मामलों में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 20 ईयर्स मानेंगे। तो जहां 1/4 ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया रहेगा, मतलब 1/4 ऑफ 20 ईयर्स, दैट इज 5 ईयर्स। तो दिस वॉज सेक्शन 6। आई होप आपको सेक्शन 6 का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम 20 ईयर्स क्यों लेते हैं। जनरल रूल है कि 20 ईयर्स नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आजीवन उसे जेल में रहना पड़ेगा उस ऑफेंडर को। बट 20 ईयर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी ऑफेंस का फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन के लिए 20 ईयर्स का इस्तेमाल होता है। नाउ कम्स सेक्शन 7, दैट इज सेंटेंस में बी इन सर्टन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली या पार्टली रिग्रेस या सिंपल हो सकता है। तो सारे केसेस में हम देखेंगे जहां पर ऑफेंडर पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से, विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, मतलब दैट कैन बी सिंपल और रिग्रेस। It shall be competent to the court which sentences such offender do direct in the sentence that such imprisonment। तो अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट जब उस ऑफेंडर को सजा सुना रही होगी तो कोर्ट ये बात कहेगी कि जो सेंटेंस है वो होली रिग्रेस है या होली सिंपल है या पार्टली रिग्रेस है एंड पार्टली सिंपल है। ये कोर्ट का काम है ये बताने का। Now comes section 8, that is amount of fine, liability in default of payment of fine etc। See, जहां पर हमें amount of fine पे करना है और जब हम डिफॉल्ट कर जाते हैं उस पेमेंट को देने से, तब क्या होगा। सेक्शन 8 इज टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। तो वेर नो एक्सप्रेस sum to which fine may extend, the amount of fine to which offender is liable is unlimited but shall not be excessive। सी, जहां पर सम एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि अगर आप थेफ्ट करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। सपोज ये एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि आपने थेफ्ट करा और आपको पनिशमेंट मिली कि आपको फाइन देना पड़ेगा, और वहां अमाउंट ऑफ फाइन डिटरमाइन नहीं है, तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो फाइन बताएगी कि आपको कितना फाइन देना है। और आप पर अनलिमिटेड फाइन लग सकता है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं रहेगा। ठीक है। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। सी, ऐसे ऑफेंसेस है जहां पर इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। और उस केस में ऐसा हुआ कि ऑफेंडर को फाइन की सजा सुना दी गई, या तो इम्प्रिजनमेंट के साथ या उसके बिना। और सेकंड सर्कमस्टांस ये है कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ऐसा ऑफेंस था जो कि इम्प्रिजनमेंट या फाइन से रिलेटेड था, और विद फाइन से सिर्फ वो ऑफेंस की पनिशमेंट थी, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन, जिसमें उस पर्सन को फाइन दिया गया, फाइन की सजा सुनाई गई। इट शैल बी competent to the court which sentenced such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine, और उस पर्सन ने पेमेंट ऑफ फाइन को डिफॉल्ट कर दिया, तो द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म। तो कुछ टाइम के लिए उस पर्सन को, दैट मीन्स ऑफेंडर को, जेल में रहना पड़ेगा, इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच ही मे लायबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। सी, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में ये बात कही जा रही है कि अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों मिला था, या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों सजा है, लेकिन उस पर्सन को सिर्फ फाइन की सजा मिली और उसने इन दोनों सर्कमस्टांस में फाइन नहीं पे किया, तो उस केस में क्या होगा कि जो इम्प्रिजनमेंट उसे मिली है, उस इम्प्रिजनमेंट के साथ ये एक एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट ऐड कर दिया जाएगा इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। सपोज किसी भी ऑफेंस में अगर मुझे 2 साल की सजा मिली, 2 साल की सजा प्लस फाइन, और मैंने फाइन नहीं दिया, तो मुझे जो एडिशनल सजा मिलेगी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन वो 2 साल के अलावा होगी, मतलब 2 साल प्लस दैट इम्प्रिजनमेंट होगी। तो ये बात कर रहा है सबसेक्शन 2। Now comes subsection 3. It says that term for which the court direct offender to be imprisoned in default of payment of fine। अगर किसी पर्सन को इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर उसे सजा मिल रही है, तो दैट शेल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उस ऑफेंस की मैक्सिमम सजा जो कुछ भी है उसका 1/4 एक्सीड नहीं किया जा सकता है उस पर्सन को, अगर हमें सजा देनी है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने थेफ्ट करी, उसे थेफ्ट के लिए 2 साल की सजा मिली, और उसे फाइन भी देना था लेकिन उसने फाइन में डिफॉल्ट कर दिया। अब थेफ्ट की टोटल पनिशमेंट तो 3 साल हो सकती है, तो हम 3 साल का 1/4 निकालेंगे, दैट मीन्स 9 मंथ हो गया। तो 9 मंथ हम उस पर्सन को 2 years प्लस 9 मंथ की सजा दे सकते हैं एट मैक्स। ठीक है।
Subsection 4 says that imprisonment which the court imposes in default of fine or in default of community service may be of any description. अगर हम किसी पर्सन को डिफॉल्ट ऑफ फाइन या डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, इन दोनों में से अगर उसने कुछ नहीं किया है तो हम उसे किसी भी डिस्क्रिप्शन का पनिशमेंट दे सकते हैं. दैट मीन्स रिग्रेस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट कुछ भी दे सकते हैं. लेकिन सबसेक्शन 5 इज सेइंग दैट अगर कोई भी पर्सन ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो कि सिर्फ पनिशेबल विद फाइन या कम्युनिटी सर्विस है, मतलब उसमें इम्प्रिजनमेंट जैसा कुछ नहीं है, फाइन या तो आपको देना पड़ेगा या कम्युनिटी सर्विस आपको करनी पड़ेगी, एंड दैट यू डोंट डू, यू मेक डिफॉल्ट ऑफ दैट, तो उस केस में आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट सिर्फ दी जा सकती है. एंड एक और बात यहाँ दी गई है कि इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ फाइन या कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट एक्सीड. अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट आपको मिल रही है तो कितने टाइम के लिए मिलेगी, वो इस टेबल में दिया हुआ है. ABC यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें ये बात बताई गई है. जैसे 2 मंथ आपको इम्प्रिजनमेंट मैक्स 2 मंथ का तब दे सकते हैं जब आपने 5000 रुपीज तक का डिफॉल्ट करा हो. आपको 4 मंथ की पनिशमेंट तब मिल सकती है जब आपका अमाउंट ऑफ फाइन 10,000 रुपीज तक का हो, मतलब 5000 से 10,000 के बीच का हो तो आप 4 मंथ देंगे, 5000 तक का है तब आप 2 मंथ देंगे. और अदर केसेस में अगर आप पर 5000 से ज्यादा का फाइन लगा था और आपने नहीं पे किया है तो आपको 1 ईयर तक की पनिशमेंट मिल सकती है. तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न इट. 2 मंथ की पनिशमेंट कब देंगे, जब आप 5000 तक का फाइन डिफॉल्ट कर रहे हैं. 4 मंथ्स अगर 5000 से 10,000 तक का डिफॉल्ट कर रहे हैं, और 1 ईयर इन एनी अदर केस. Subsection 6 is saying that the imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by the process of law. See, सबसेक्शन 6 के ए में ये बात कही जा रही है कि अगर आपको इम्प्रिजनमेंट मिली थी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा जब आप फाइन पे कर देते हैं या फिर बाय प्रोसेस ऑफ लॉ आपका इम्प्रिजनमेंट का टर्म खत्म हो चुका है. बी पॉइंट इज सेइंग दैट इफ बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अब इम्प्रिजनमेंट की टर्म खत्म नहीं हुई है जो कि फिक्स करी गई थी, और उसके पहले आपने फाइन पे कर दिया उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन की आपको इम्प्रिजनमेंट मिली थी, सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल ऑफ द पार्ट ऑफ फाइन स्टिल अनपेड, द इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 रुपए का डिफॉल्ट करा था, ये एग्जाम्पल यहाँ पे वैसे तो सूटेबल नहीं है क्योंकि मिनिमम अब यहाँ 5000 की बात हो रही है कि 5000 तक के लिए आपको 2 मंथ की सजा हो सकती है, ठीक है. अगर मैं ये बात कहूँ कि हाँ आपने 100 रुपीज का डिफॉल्ट करा था और आपको 2 महीने की सजा मिलने वाली थी इन प्लेस ऑफ 100 रुपीज, तो और आपने 50 रुपीज दे दिया, तो आपको जैसे ही आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा आपको रिलीज कर दिया जाएगा. और अगर आपने 100 रुपीज दे दिया तो आपको इमीडिएटली रिलीव कर दिया जाएगा, ठीक है. इलस्ट्रेशन सेज दैट, इलस्ट्रेशन में भी यही बात करी गई है. सी, ए इज सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज एंड टू 4 months imprisonment in default of payment. 1000 रुपए तक की उसको सजा मिली, उसने नहीं दिया तो उसे 4 महीने की सजा मिल गई. Here, if 750 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired. अब यहाँ पर ए अगर 750 रुपीज वो दे दे रहा है कोर्ट में, तो उसे एज सून एज जैसे ही वो कोर्ट में पैसा सबमिट करेगा उसे छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज 1000 के लिए उसको 4 महीने की सजा मिल रही है यहाँ पर, तो वो तो उसका हाफ से भी ज्यादा पे कर रहा है. दैट मीन्स उसको हाफ टाइम तक के लिए भी कोर्ट जेल में नहीं रहना पड़ेगा. इफ 750 रुपीज टू बी पेड और लिवाइड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ फर्स्ट मंथ, ठीक है, 1 महीने के बाद उससे सबमिट करना था, और एट एनी टाइम लेटर वेल ए कंटिन्यूज इन इम्प्रिजनमेंट, और उसने सबमिट कर दिया उसके बाद अगर वो कंटिन्यू कर रहा है इम्प्रिजनमेंट में रहना, तो ए विल बी इमीडिएटली डिस्चार्ज, उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा. If 500 rupees of fine be paid or levied before expiration of 2 months, अब 500 रुपए की बात हो रही है, अगर 500 रुपए उसे पे करने, if 500 rupees of the fine be paid, 500 रुपए उसने दिए बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 2 months, 2 महीने खत्म होने से पहले उसने दिया है, ए विल बी डिस्चार्ज एज सून एज द 2 months आर कंप्लीटेड, तो 2 मंथ जैसे ही कंप्लीट होंगे उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमें टोटल 4 महीने की सजा मिली 1000 रुपए के लिए, तो उसका हम हाफ कर रहे हैं 500 रुपीज, तो हम पनिशमेंट का भी हाफ कर देंगे 2 महीने, 4 महीने का हाफ 2 महीने, तो 500 रुपए के लिए हम 2 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते हैं उस पर्सन को. दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट. आई होप यू अंडरस्टूड.
Subsection 7 is saying that the fine or any part thereof which remains unpaid, जो part या फाइन टोटल अनपेड है, मे बी लिवाइड एट एनी टाइम, किसी भी वक्त उसे लिया जा सकता है, विद इन 6 ईयर्स, 6 साल के अंदर, आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इफ अंडर द सेंटेंस, सी ये बात कही गई कि अगर किसी पर्सन को सपोज उस पर 2000 का फाइन लगाया गया, तो उसके पास कितना टाइम है कि वो 2000 रुपीज कोर्ट में पे कर सकता है, तो मैक्सिमम उसके पास 6 साल तक का टाइम है। 6 साल के अंदर उसे फाइन या पार्ट ऑफ फाइन भी बचा हुआ है तो 6 साल के अंदर उसे पे कर देना है। लेकिन एक सर्कमस्टांस ऐसा भी है जिसमें हम 6 साल एक्सीड कर सकते हैं। जब किसी पर्सन को हम सजा मिली है 6 साल से ज्यादा की, सपोज अ पर्सन इज इन जेल फॉर 7 ईयर्स, तो उसके पास 7 साल तक का समय होगा कि वो कोर्ट में पैसा सबमिट कर सके। सी द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हुई उसे लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स, मतलब आप 7 साल मान लीजिए, 10 साल मान लीजिए, कुछ भी, 6 साल से ज्यादा किसी ऑफेंडर को सजा मिली, देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, तो उस इम्प्रिजनमेंट के एक्सपायर होने से पहले कभी भी वो ऑफेंडर कोर्ट में अपना फाइन सबमिट कर सकता है, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। सी यहाँ पर एक बात कही गई है कि ऑफेंडर की अगर डेथ हो जा रही है तो वो उसे डिस्चार्ज नहीं करेगा लायबिलिटी से, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी से बाद में हम वसूल करेंगे उस फाइन को, जो प्रॉपर्टी लीगली लायबल फॉर हिज डेथ है, ठीक है। सेक्शन 9 is talking about the limit of punishment of offense made up of several offenses। कई सारे ऑफेंसेस से मिलकर एक पनिशमेंट बन रही है, तो कई सारे पनिशमेंट्स हो जा रहे हैं, तो उसकी क्या लिमिट रहेगी, कितने ज्यादा अमाउंट ऑफ पनिशमेंट हम दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो सेक्शन 9 इज सेइंग दैट वेयर एनीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स से कई सारे पार्ट्स मिलाकर एक ऑफेंस बना है, एंड ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, और वो हर पार्ट खुद में एक ऑफेंस है, तो offender shall not be punished with punishment of more than one of such offenses unless it be so expressly provided। तो वो जो ऑफेंडर है उसे उन सारे पार्ट्स को मिला के सिर्फ किसी एक चीज की पनिशमेंट मिलेगी, सबका अलग अलग करके कई ज्यादा पनिशमेंट उसे नहीं दे दिया जाएगा। वेयर एनीथिंग इज ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन। सी अगर कोई भी दो ऑफेंस है या कोई भी ऑफेंस है जो कि 2 या उससे ज्यादा डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, सपोज कोई भी पर्सन अगर उसने थेफ्ट भी करा है, एक्सटॉर्शन भी करा है, तो ये 2 हो गए। इसी तरह से 2 या उससे ज्यादा डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, द टाइम बीइंग विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश, ठीक है, और या तो सेवरल एक्ट ऑफ विच वन और मोर देन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ठीक है, या तो सेवरल एक्ट जो कि खुद से ही एक या उससे ज्यादा ऑफेंस फॉर्म कर रहे हैं, when combined तो डिफरेंट ऑफेंस बन गया। the offender shall not be punished with more severe punishment than court which tries him could award for any one of such offense। तो उसे ज्यादा सीवियर पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता अनलेस की कोर्ट के पास ट्राई करने की पावर है और कोर्ट जो ट्राई कर रहा हो उसे वन ऑफ सच ऑफेंस का ही पनिशमेंट देना है। सी इलस्ट्रेशन, ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक। सपोज ए ने जेड को 50 टाइम्स एक स्टिक से मारा है और हर एक बीटिंग पर 1 साल की सजा होती, तो अगर 50 टाइम्स वो बीट कर रहा हो तो 50 ईयर्स तक की उसे सजा मिल जाएगी, तो दिस इज एक्सट्रीम सीवियर पनिशमेंट ये हो गई। तो हमें सीवियर पनिशमेंट में ना जाते हुए उस पर्सन को हम या तो ग्रीवियस हर्ट की सजा दे सकते हैं, बिकॉज उसने 50 टाइम अगर उस पर्सन को एक को अगर उसने स्ट्रोक किया है तो वो उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया होगा उसने, ठीक है, और होल बीटिंग की एक सजा हम दे रहे हैं उस पर्सन को। बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, अब दिस इज द डिफरेंट इलस्ट्रेशन, इसमें बात कही गई है कि ए जेड को मार रहा था और वाई बीच में आ जा रहा है, तो ए ने इंटेंशनली वाई को भी मार दिया कि तुम कैसे बीच में आ गए, ठीक है, एंड वाई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द एक्ट। अब ए जेड को मार रहा था तो वाई तो डिफरेंट पर्सन हो गया, तो ए वॉलेंटरली कॉज हर्ट टू जेड। अब यहाँ पे ए ने जेड को तो हर्ट किया और ए जेड को हर्ट करने के लिए भी पनिशमेंट होगा, लेकिन उसने जो वाई को मारा है उसके लिए उसे सेपरेट पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पर क्योंकि जेड और वाई को एक साथ नहीं मिलाकर पनिशमेंट दिया जा सकता है ए को, ठीक है। Section 10 is talking about the punishment of person guilty of one of several offences, judgment stating that it is doubtful of which। अगर किसी पर्सन ने कई सारे ऑफेंस कर दिए हैं और जजमेंट में ये पता ही नहीं चल रहा है, ये डाउट है कि आखिर इसने एक्चुअल में कौन सा क्राइम करा है, तो इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस,
specified in the judgment. Judgment में ये बात कही गई है. But it is doubtful of which of this offense he is guilty. The offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided. See, तो कई सारे ऑफेंस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको डाउट है कि कौन सा ऑफेंस इस पर्सन ने किया है, तो सबसे जो लोएस्ट पनिशमेंट वाली जो ऑफेंस होगी उसके चार्जेस हम उस पर्सन पे लगा के पनिशमेंट दे देंगे. इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल, और अगर सेम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है सारे एक्ट के, सारे ऑफेंसेस के, तो हम वो पनिशमेंट दे देंगे. Section 11 and 12, these sections are talking about the solitary confinement. So section 11 speaks about the definition of solitary confinement. Whenever any person is convicted, किसी भी person को convict किया गया किसी offense के लिए under this संहिता, कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट. कोर्ट के पास तो ये पावर है कि वो उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकता है. तो द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि उस पर्सन को हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब उसे बाकी सारे लोगों से अलग एक अलग सेल में रखा जाएगा, जिस जिस जगह पर उसे किसी भी पर्सन का एक्सेस नहीं होगा. ये एक एक्सट्रीम हार्श टाइप ऑफ पनिशमेंट होता है जो हम बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में देते हैं, और ये हमेशा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के ही मामलों में दिया जाएगा. एंड नोटेड डाउन कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कभी भी हम 3 महीने से ज़्यादा किसी भी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते हैं. 3 months इन होल. ठीक है. अब यहाँ पे स्केल बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू आप कितने कितने दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं. A time not exceeding 1 month. If the term of imprisonment shall not exceed 6 months. See, अगर किसी पर्सन को 6 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है तो हम उसे मैक्सिमम 1 month तक की ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, और हम उसे मैक्सिमम 2 month की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तब दे सकते हैं जब उसने 6 महीने से लेकर 1 साल तक का उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला हो. और टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months, 3 months से ज़्यादा तो हम लोग किसी भी सर्कमस्टांस में उस पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते हैं. मैक्सिमम 3 month हम दे सकते हैं जब उसकी पनिशमेंट 1 year से ज़्यादा एक्सीड कर रही हो, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. ठीक है. तो 11 में एक टेबल दी हुई है. ए पॉइंट में ये बात कही गई कि हम मैक्सिमम 1 month की उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं जब हम उसे 6 month की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, और 2 month की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं जब 6 month से 1 साल तक की उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली हो, और मैक्सिमम 3 month की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं जब उसकी पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा एक्सीड कर रही हो. ठीक है. नाउ कम्स सेक्शन 12. दिस इज टॉकिंग अबाउट द लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. तो इन एग्जीक्यूटिंग द सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम. किसी भी मामले में 14 दिन से ज़्यादा हम लगातार किसी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रह सकते हैं, with interval between the period of solitary confinement of not less duration than such period. See, अगर हमने किसी पर्सन को 14 डेज तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया तो एटलीस्ट 14 डेज का गैप देना पड़ेगा. मतलब 14 डेज आप उसे सिंपल जेल में रखिए, उसके बाद फिर दोबारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दीजिए अगर ज़रूरी हो तो. मतलब जितने भी दिन के लिए आप उस पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डाल रहे हैं उतने दिन के लिए उसे ब्रेक भी देना पड़ेगा. एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months. और जहां पर इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा मिली है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उस मामले में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी एक महीने में. मतलब हर महीने उसे 7 7 दिन तक ही पनिशमेंट देना है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उससे ज़्यादा नहीं. ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड with interval between the period of solitary confinement of not less duration than such period. मतलब अगर आप किसी पर्सन को 7 दिन के लिए कन्फाइन कर रहे हैं तो 7 दिन के लिए उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकालना पड़ेगा. 2 दिन के लिए कर रहे हैं तो 2 दिन के लिए बाहर निकालना पड़ेगा. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. आप जितने दिन किसी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे उसके बाद उतने दिन का ब्रेक देना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालेंगे. मतलब उतने दिन आप किसी और जेल में रखिए. So this is the concept of solitary confinement. Section 11 and Section 12. Section 12 का 14 days मैक्सिमम वाले बात को याद रखिएगा कि एट मैक्स हम किसी भी पर्सन को 14 days के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकते हैं, एंड
अगर 3 मंथ से ज़्यादा की उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट अगर 3 मंथ से ज़्यादा की एक्सीड कर रही है तो नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज के लिए हम एक बार में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, 7 days in a month. Okay, now comes section 13. Section 13 is talking about the enhanced punishment, मतलब punishment जो हम बढ़ा के देते हैं for certain offenses after previous conviction. कोई person अगर previously convict हुआ है, मतलब he is a kind of habitual offender, तो उसमें हमें थोड़ी punishment उसे ज़्यादा देनी चाहिए. तो whoever having been convicted by the court in India of an offence punishable under chapter 10. chapter 10 related है coin related offenses है, and chapter 17 is talking about the offense with respect to the property. तो इन मामलों में अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी पर्सन ऑफेंडर अगर है और उसे पनिशमेंट मिली है with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards, और उसे 3 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली है, तो he shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters which like imprisonment for the like term shall be subject of every such subsequent offence. और उसने subsequent offence अब कर दिया, पहले उसे 3 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली एज पर चैप्टर 10 और चैप्टर 17, और उसके बाद अगर उसने सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर दिया है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years. तो या तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी या तो 10 साल तक की सजा मिल जाएगी. आई होप सेक्शन 13 हैज बिन कंप्लीटेड. इसमें इनहांस्ड पनिशमेंट की बात करी गई है. अब एक बार और हम सेक्शन 4 से 13 तक देख लेते हैं इन शॉर्ट हमने क्या क्या चीजें पढ़ी. तो सेक्शन 4 वॉज टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. यहाँ हमने 6 तरह की पनिशमेंट देख ली. डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट जो कि रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस. उसके बाद हमने कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस देखा जो कि डन बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है. 6 इज टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ टर्म. इसमें कैलकुलेट करने के लिए हम 20 years मानेंगे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को. 7 इज टॉकिंग अबाउट कि जो भी सेंटेंस है वो रिग्रेस, होली रिग्रेस, पार्टली रिग्रेस, होली सिंपल, पार्टली सिंपल हो सकता है. 8 इज टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ फाइन. तो अमाउंट ऑफ फाइन अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं करना है, ठीक है. और किसी भी पर्सन को अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया है तो वो जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो इन एडिशन टू दी अदर इम्प्रिजनमेंट होगी. और शैल नॉट एक्सीड 1/4. जो हम डिफॉल्ट दे इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर हम उसे कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, मतलब इम्प्रिजनमेंट अगर दे रहे हैं, तो इट शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट जो कि मैक्सिमम है फॉर दैट ऑफेंस. और इम्प्रिजनमेंट अगर किसी पर्सन को सिर्फ फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड अगर उसने डिफॉल्ट करा है तो उसे कोई भी डिस्क्रिप्शन का नहीं, और इम्प्रिजनमेंट भी अगर उसमें है, इम्प्रिजनमेंट है, कम्युनिटी सर्विस या फाइन से डिफॉल्ट उसने करा है, तो कोई भी डिस्क्रिप्शन की हम उसे सजा दे सकते हैं. लेकिन अगर सिर्फ फाइन और कम्युनिटी सर्विस का अगर उसने डिफॉल्ट करा है तो हमेशा हम उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही देंगे. यहाँ पर हमने टेबल देख लिया था जो कि बात करता है फाइन से रिलेटेड, कितने दिन तक आपको जेल में रहना पड़ेगा उसके लिए. हमने इलस्ट्रेशन देखा था. सेक्शन 9 में हमने लिमिट ऑफ पनिशमेंट देख ली, और जहाँ पर कई सारे ऑफेंसेस या सेवरल ऑफेंस मिलकर एक ऑफेंस बना रहे हैं जो डाउटफुल है, तो वो यहाँ पे हमने देख लिया. उसके बाद सेक्शन 10 में हमने वैसे जजमेंट देखे थे जो जजमेंट्स में हमें पता नहीं चल रहा था, हम डाउटफुल थे कि कौन सी पनिशमेंट दें किसी भी पर्सन को, तो जो लोएस्ट पनिशमेंट रहेगा वो हम देंगे. 11 में हमने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन और उसकी लिमिट देख ली. 12 में हमने लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देखा कि 14 डेज एट अ टाइम हो सकता है फॉर मैक्सिमम, और अगर 3 महीने तक की सजा मिली है तो हम 7 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं किसी भी एक मंथ में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सेक्शन 13 इज टॉकिंग अबाउट द इनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेस, जिसमें हमने चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के ऑफेंसेस की बात करी है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जनरल एक्सेप्शंस की बात करने वाले हैं. थैंक यू.